राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। यानी कि यूनिट नंबर 3 का जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल को हम केवल 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। आज की इस वन शॉट वीडियो से आपको एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस में चॉइस होती हैं, तो आपका जो पेपर बनेगा वो 100 प्लस मार्क्स का बनेगा। ठीक है, 100 प्लस मार्क्स का आपका पेपर बनेगा जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो आज की वन शॉट वीडियो से आज के जो 1 से 1.5 घंटे का जो लेक्चर होने वाला है, आज आपके 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ना, और ध्यान से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यूनिट नंबर 3 जो है वो काफी आसान यूनिट है, काफी छोटी यूनिट भी है, बहुत ज्यादा सिलेबस इसके अंदर नहीं है और स्कोरिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट कर ले रहे हैं आज का वन शॉट वीडियो यूनिट नंबर 3 का। एक बार सिलेबस आप नजर डाल लीजिए, स्कैन कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कोई टॉपिक छूट ना जाए अपना, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या होता है, देन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है। 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। देन व्हाट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ऑलरेडी ये 2 मार्क्स में आ रखा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये बेसिकली यूनिट है रेफ्रिजरेशन की। देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम सीओपी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको सीओपी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी आ रखा है 2 नंबर में। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, की रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज के नाम से जानते हैं, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखते हैं घर में, राइट। तो ये ऑलरेडी 10 नंबर में क्वेश्चन आ चुके, क्योंकि पहले जो है क्वेश्चन आता था लॉन्ग 10 मार्क्स में, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ करता था पहले, लेकिन अभी 70 मार्क्स के हैं तो 10 नंबर का ना करके हो सकता है कि ये 7 मार्क्स में आ जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, और उनमें जो सीओपी उनकी सीओपी की बात करता है और सीओपी में रिलेशन भी ड्राइव कराता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की, तो इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट है दैट इज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का मीनिंग क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। देन ह्यूमिडिटी क्या होती है, 2 नंबर में डेफिनेशंस पूछ लेगा आपसे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देन व्हाट आर दी कंफर्ट कंडीशंस, है ना, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कंफर्ट कंडीशंस क्या होती हैं। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है ना, कंफर्ट के लिए। देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर, है ना। तो ये भी 10 नंबर में पहले क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है 10-10 नंबर में। तो काफी छोटी यूनिट है, इस यूनिट को कवर करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। पूरी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक इस सिंगल वीडियो से ही बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको ऐसे पढ़ेंगे हम जैसे अगर इसको हम पढ़ लेते हैं ना, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग अगर हम पढ़ लेते हैं तो विंडो टाइप एयर कंडीशनर की जो वर्किंग है बिल्कुल ऐसी ही रहती है, क्योंकि एसी से भी आप टेम्परेचर कम करते हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आप टेम्परेचर कम करते हो, तो वही उसके मेजर कंपोनेंट्स तो वही रहते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 2 का जो वन शॉट वीडियो पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें हमने पढ़ा कि 4 स्ट्रोक एसआई इंजन क्या होता है, उसको अगर समझ लेते हैं तो 4 स्ट्रोक सीआई अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हम 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन हमको अपने आप समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा ढंग से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी रिवीजन चल रहा है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। वन शॉट रिवीजन वीडियो आपको हर एक यूनिट की हमने सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो तो समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूनिट का ही नाम है तो हम यहां पर समझेंगे रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है। और एक टर्म और अगर मैं यहां लिख दूं रेफ्रिजरेटर, है ना, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो ये 3 टर्म आपके पास हैं, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो समझो ये क्या होता है रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस of maintaining lower temperature
एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, अगर हम सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करें, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। तो ये रेफ्रिजरेशन क्या है, एक प्रोसेस है। दूसरा, अगर हम बात करें व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट क्या है, ये एक सब्सटेंस होता है विच इज यूज टू प्रोड्यूसिंग अ लोअर टेम्परेचर, है ना। तो इसमें इसकी हेल्प से भी हम क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट की हेल्प से सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये सब्सटेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्किंग मीडियम है, एक सब्सटेंस है। जैसे एयर एक सब्सटेंस है तो एयर रेफ्रिजरेंट हो सकता है, वाटर एक रेफ्रिजरेंट हो सकता है। इसके अलावा और जैसे NH3 ये एक रेफ्रिजरेंट है। ये क्या है, एक सब्सटेंस है, यस और नो। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, R11 R12। तो आप देखते हैं अलग अलग रेफ्रिजरेटर में, अलग अलग एयर कंडीशनिंग में ये अलग अलग रेफ्रिजरेंट वर्किंग मीडियम यूज होते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। एक चीज बच गई आपकी, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर क्या है, एक डिवाइस है ना। रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है। जैसे आपके घर में जो वो रखा हुआ है फ्रिज, जिसको आप बोल रहे हो, तो फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर क्या है, वो एक डिवाइस है, यस और नो। और उसके अंदर आप देखते हैं पाइप के अंदर एक वर्किंग मीडियम, जिसको कहते हैं गैस भरी हुई है इसके अंदर, वो रिसर्कुलेट होती रहती है, वो क्या है, रेफ्रिजरेंट है। वो क्या है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट है। और उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। ध्यान से समझना। तो रेफ्रिजरेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेंट क्या है, दैट इज द सब्सटेंस। रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है और रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन सब लोग जानते हैं, जहां जहां टेम्परेचर कम करना है वहां वहां इसके एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। केमिकल रेफ्रिजरेशन, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, घर में आप फ्रूट्स रखते हो, सब्जियों को रखते हो, है ना, और पता नहीं क्या क्या आप रखते हो फ्रिज के अंदर, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ये सब रेफ्रिजरेशन के अंदर ही आता है, ठीक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये AKTU में ऑलरेडी आ रखा है 2 मार्क्स में। समझ लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर है उसके अंदर क्या करते हो, आप बर्फ जमाते हो, आइस जमाते हो, पानी रख देते हो उसमें, और कुछ समय के बाद वो बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो बर्फ जमेगी कब, कि जब उस पानी से हीट को रिमूव करना होगा। तो हमने क्या करना है, 1 टन वाटर लेना है, 1 टन वाटर, है ना, हमको क्या लेना है, 1 टन वाटर लेना है। और इस 1 टन वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, आइस बनानी है, आपको बर्फ बनानी है। अब आप मुझे बताओ, आपने पानी को लिया, पानी की बर्फ कब बनेगी, जब उसमें से हीट को रिमूव करोगे और हीट सप्लाई करोगे तो पानी की वाष्प बन जाएगी, उसकी स्टीम बन जाएगी। जैसे पानी लो किसी बर्तन में और उसमें जो है हीट सप्लाई करो, कुकर में रख दो, हीट सप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगी, उसकी वेपर बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। लेकिन अब उस पानी को आपने क्या करना है, बर्फ बनानी है, तो उसमें हीट सप्लाई ना करके आप उसमें से हीट को निकालोगे। तो 1 टन वाटर में से क्या करना है, आपको हीट को रिमूव करना है। हीट को क्या करोगे, रिमूव करोगे, ठीक। क्या हो गया इसमें, हाँ ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो यहां से हीट को रिमूव करना होगा। हीट को रिमूव करना होगा 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा एक बात और बताना कि वाटर को जब आप आइस में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है। तो इसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में, यानी कि 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, 24 घंटे में कितनी हीट रिमूव होगी, है ना। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं हीट रिमूव की, तो हीट बेसिकली क्या हो रहा है कि किस रेट से हीट रिमूव हो रही है। तो यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर at 0 degree Celsius in order to convert it into ice at 0 degree Celsius in 24 hours, यानी कि एक दिन में। लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो आइस को वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में कितनी हीट रिमूव हो रही है, इस हीट रिमूवल रेट को हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के नाम से जानते हैं। द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होती है, किलो जूल। हीट
किलो जूल में होती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हीट ट्रांसफर रेट की, तो किलो जूल पर सेकेंड। तो किलो जूल पर सेकेंड, और याद रखेंगे न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिलेगी, 1 TR का मतलब है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, दैट इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 3.5 किलो जूल हीट रिमूव हो रही है। 1 सेकेंड में 3.5 किलो जूल हीट रिमूव होती है। ठीक है, इस किलो जूल पर सेकेंड को ही हम क्या लिख सकते हैं, किलो जूल पर सेकेंड को ही हम लिखते हैं किलोवाट, है ना, क्या लिखते हैं, किलोवाट। तो इसको हमने 3.5 किलो जूल 3.5 किलोवाट लिख लिया। अब एक बात बताओ, 1 सेकेंड में कितनी हीट रिमूव हुई, 3.5। 1 मिनट में कम होगी कि ज्यादा होगी, 1 मिनट में ज्यादा हीट रिमूव होगी। तो आपने क्या करो, इस 3.5 में मल्टीप्लाई कर दो 60 से। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा, तो यानी कि किलो जूल पर मिनट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में 210 किलो जूल हीट जो है वो रिमूव हो रही है। तो 2 नंबर में ये 2-3 लाइन लिख करके और इसको भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए आपको इस तरह की चीजें लिखनी चाहिए। जैसे आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे बुलेट लगा के लिख दिए, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं आपको, है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना। 2 पॉइंट्स आप, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो किसी अदर क्वेश्चन के साथ ये अटैच होकर के आएगा। अगर 2 नंबर में पूछ रहा है, 2 पॉइंट आपने ये लिख दिए और फिर उसके बाद आपने ये रिलेशन लिख दिया, है ना, तो ये अच्छा इंप्रेशन डालता है। और इसको बॉक्स में बंद कर दो, है ना, इसको आपने बॉक्स में बंद कर दोगे तो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, है ना। तो ऐसे करके आप लिखते हुए चलेंगे तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, जैसे नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड है, नेचुरल आइस का यूज कर सकते हैं हम। एयर को ठंडा करने के लिए बर्फ का टुकड़ा एक रख दो एयर में, तो एयर जो बर्फ के कांटेक्ट में आएगी, आइस के कांटेक्ट में आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मेथड्स, है ना, गैस रेफ्रिजरेशन मेथड, गैस रेफ्रिज सिस्टम होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, और ये अभी आया था 10 नंबर में, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी आज हम पढ़ने वाले हैं। नाउ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप की हम यहां पर बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि 2020-21 में कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है ये क्लॉसियस स्टेटमेंट पर वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक्चुअली आप लोगों ने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। 11th की फिजिक्स तो सर हमने पढ़ी नहीं, कि फिजिक्स वाले ने आप लोग पढ़ाई नहीं थी क्या, थर्मोडायनामिक्स 11th में पढ़ी होगी कई बच्चों ने, नहीं, या कोरोना में ऐसे ही निकाल दिया 11th को। तो वहां पे जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं 11th के फिजिक्स में, तो वहां पे हम थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉ पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो यहाँ पर जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर आता है। एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट की, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्लॉसियस स्टेटमेंट पर ही वर्क करते हैं। तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा हमको, उसके बाद हम समझ पाएंगे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखो, आप एक छोटी सी बात समझो, मान लो आपने एकदम चाय बनाई और काफी गरम गरम चाय है, ठीक है, चाय, या फिर अगर गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आओगे तो कॉफी बना सकते हो, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं, कॉफी, ठीक है, या चाय, ओके राइट। अब इसका टेम्परेचर कितना है, गरम गरम है, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। अब ये रूम में आपके रखी हुई है ना, टेबल पर आपने बना के रख दी और पढ़ने लग गए, है ना, क्योंकि पढ़ने वाले लोग हो आप ज्यादा, है कि नहीं, ध्यान ही नहीं रहा कि चाय भी रखी हुई है बनी हुई। तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे तो ये चाय ठंडी हो चुकी होगी। क्यों ठंडी हुई होगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कम है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कितना है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस। अब चाय का टेम्परेचर, कॉफी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, यानी कि कप में से हीट, कप टी, जो चाय का कप है या कॉफी का कप है, वहां से हीट जो है बाहर निकल जाएगी और धीरे धीरे चाय जो है ठंडी होती रहेगी और फाइनली उसका टेम्परेचर भी सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस से तो कम नहीं होगा। क्या इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ी, चाय तो अपने आप ठंडी हो गई। क्या आप इस चाय को, अब चाय तो पीने लायक रही नहीं,
इतना आपने उधर एक क्वेश्चन करा, इधर आपकी चाय ठंडी होगी, जब आपको याद आया कि चाय पीनी है तब तक वो ठंडी हो चुकी थी। अब एक बात बताओ, ठंडी तो ये अपने आप होगी, क्या आप इसको गर्म कर सकते हो? मतलब अपने आप गर्म हो सकती है ये चाय? तो आपको फिर से जाकर के हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिक केटल में या किसी बर्तन में रख करके उसको इनपुट देना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर से इधर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो जाए, अपने आप ऐसा नहीं होगा, इनपुट देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ वर्क हमको करना पड़ेगा, तब जो है हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। यही बताया था हमको क्लॉसियस स्टेटमेंट ने। यस और नो? क्लॉसियस ने यही बताया था हमको कि भाई अपने आप से हीट का ट्रांसफर जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। अगर वर्क दोगे, एनर्जी दोगे तो पॉसिबल है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए ये हाई टेम्परेचर है और यहां पे ये लो टेम्परेचर है, ये है लो टेम्परेचर। अब हीट का जो ट्रांसफर है, मान लो कोई ऐसी डिवाइस आपने बना दी जो हीट को ट्रांसफर कराती है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। हीट का ट्रांसफर हो रहा है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, इसको हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया, वर्क दिया नहीं, इसको एनर्जी दी नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। दिस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल डिवाइस है। ऐसी क्लॉसियस ने क्या बताया था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट ऑन ए साइकिल एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। ध्यान रखना, जब तक ये नहीं लिखोगे तो बात जो है पूरी नहीं होगी। हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कोई नहीं करा सकता, ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं है, लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। अगर एक्सटर्नल वर्क दोगे तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो सकता है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई आपको, क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात हमने करी। अब हम बढ़ चल रहे हैं किसकी तरफ? रेफ्रिजरेटर की तरफ। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों क्लॉसियस स्टेटमेंट पर वर्क करते हैं। तो पहली लाइन लिखिए, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से, है ना? कि भाई एक हाई टेम्परेचर है, यहां पे लो टेम्परेचर है, और यहां पर एक डिवाइस है जिसका नाम है क्या? रेफ्रिजरेटर। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे हैं, तो लिख देते हैं ये रेफ्रिजरेटर है। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर? हम रेफ्रिजरेटर को यूज क्यों कर रहे हैं? आपके घर जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जिसमें आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, क्या काम करता है वो? तो अंदर का टेम्परेचर आपको कम मेंटेन करना है कि नहीं? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मियां हैं, है ना? आपका जो सब्जी रखनी है, फ्रूट्स रखने हैं, उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी तो वो कई दिन तक रुक पाएंगे। जैसे दूध है ना, उबाल के आपने रख दिया ठंडा करके रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वो कई दिन तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भी चल जाता है। अगर वो बाहर ही रखा रहेगा सराउंडिंग टेम्परेचर में तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो अंदर का टेम्परेचर कम करना है एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, तो वही लिखा हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर इज यूज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द रेफ्रिजरेटर इज यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करना है, कौन काम करता है? रेफ्रिजरेटर। काम कैसे करता है वो देख लीजिए। तो यहां पे 2 टेम्परेचर होंगे, एक तो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है और एक रेफ्रिजरेटर के बाहर यानी कि सराउंडिंग का, रूम का टेम्परेचर है। तो 2 टेम्परेचर की यहां पे हम बात करते हैं। एक होता है यहां पे लोअर टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर होता है? लोअर टेम्परेचर, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 4 डिग्री सेल्सियस है, ओके। और एक हाई टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो इसको हम लिखेंगे TH से। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया लो TL का मतलब लोअर टेम्परेचर, TL का मतलब लोअर टेम्परेचर और TH का मतलब हायर टेम्परेचर। अब आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को बाहर निकालना होगा, बोलो यस और नो? तो मान लो कि अंदर से कितनी हीट, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है? TL। अब यहां से आपको हीट बाहर निकालनी होगी, कहां से? रेफ्रिजरेटर के अंदर से। तो कितनी हीट निकाल दी आपने यहां से? आपने हीट निकाल दी यहां से QL, है ना?
रेफ्रिजरेटर के अंदर से क्यूएल हीट निकाल दी और इस हीट को आपने सराउंडिंग में रिजेक्ट करा दिया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू एच। ये टी एच है तो इसको क्यू एच लिख दिया, ये टी एल है तो इसको क्यू एल हमने लिख दिया। अब देखो ये इम्पॉसिबल है अभी, क्योंकि हमने इसको कोई वर्क नहीं दिया है। इट इज द वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या बोला था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है और आपने इसको कुछ वर्क नहीं दिया, तो ये इम्पॉसिबल है। तो आपने क्या करना है, अपने जो रेफ्रिजरेटर है उसका बटन स्विच ऑन करना है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिक वर्क आप दे रहे होंगे तो ये चल जाएगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ये काम ही नहीं करेगा। तो आपको क्या देना होगा, यहाँ पे कुछ वर्क देना होगा, इसको कुछ वर्क दोगे तो ये पॉसिबल है। नाउ इट इज पॉसिबल, अब ये पॉसिबल है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हम इसको कुछ वर्क दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है, तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। तो करता क्या है बेसिकली ये, तो लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, क्यूएल, और हाई टेम्परेचर साइड यानी कि सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट कराता है। तो कितनी हीट रिजेक्ट कराई, क्यूएच, और साथ ही साथ कुछ वर्क कंज्यूम करता है। तो कितना वर्क कंज्यूम करा इसने, W। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है, इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर। कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, QL, है ना, लो टेम्परेचर मीडियम से, एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम। कितनी हीट रिजेक्ट करी, हाई टेम्परेचर मीडियम, ये लो टेम्परेचर मीडियम है, ये हाई टेम्परेचर मीडियम है, यहां से QL हीट एब्जॉर्ब करी और हाई टेम्परेचर मीडियम में QH हीट को रिजेक्ट किया। और लिखा है क्या, बाई कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क। कितना वर्क कंज्यूम किया, दैट इज W। कितना सिंपल है, बोलो यस और नो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है, पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास किया है, राइट। चलो अब आगे बढ़े इसमें। अच्छा, जब आप हीट पंप पढ़ेंगे तो ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना, ये वाला पॉइंट याद हो गया, ऐसे ही लिखना है पूरा हीट पंप में भी, ये पूरा पॉइंट ऐसे ही लिखना है हीट पंप में भी, ये भी ऐसे ही लिखना है। जहां पे आपने लो लिख रखा है ना, बस वहां पे हाई लिखना है, तो बन जाएगा हीट पंप। हीट पंप की वर्किंग बिल्कुल ऐसी ही होती है, बस उसका काम है कि वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करता है। खत्म हो गया आपका हीट पंप भी, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा अभी आगे बताएंगे। चलो अब बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर की सीओपी की, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सीओपी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली इस दुनिया में दो तरह की डिवाइसेस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इन दिस वर्ल्ड। कौन कौन सी, एक तो वो हैं जिनसे हमको वर्क मिलता है, जिनसे पावर मिलती है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, जैसे हीट इंजन है, जैसे आपकी कार में, आपकी बाइक में, आपकी स्कूटी में, हवाई जहाज में, इन सब में क्या है, इंजन लगा रहता है। तो इंजन से वर्क मिलता है, जिनसे वर्क मिलता है उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं, है ना। नाम सुना होगा आपने, क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी की। मान लो भाई 3 इंजन है, इंजन 1, इंजन 2, इंजन 3, कौन सा इंजन ज्यादा अच्छा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, बोलो यस और नो। तो एफिशिएंसी एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है, परफॉर्मेंस को चेक करने का। तो ये तो होगी एक तरह की मशीन्स जो पावर प्रोड्यूस करती हैं, वर्क प्रोड्यूस करती हैं, तो उनकी हम एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन दूसरी मशीन्स वो हैं जो वर्क प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि वर्क कंज्यूम करती हैं, पावर को कंज्यूम करती हैं। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है यहाँ पे, आपका घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा है वो तो वर्क कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि नहीं, है ना, कटवे तो नहीं लगा रखे उसमें, ठीक है ना, योगी जी जो है ठीक कर देंगे नहीं तो एक्चुअली मजाक कर रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, जो मतलब जो वर्क कंज्यूम करने वाली डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस हम एफिशिएंसी से नहीं चेक करते, हम उनकी सीओपी निकालते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक तरह से ये कह लीजिए रेफ्रिजरेटर के लिए, हीट पंप के लिए और एसी के लिए, इन सब के लिए जो एफिशिएंसी है वो सीओपी है ना। तो सीओपी की टर्म्स में हम इनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चलो, तो ये होता क्या है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहां पर हमने लिख दिया है सीओपी आर, सफिक्स में आर लिखा है, मतलब कि हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अगर, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी क्या होती है, डिफाइन करवा सकता है। कई मैंने देखा है कई कॉलेज में, आई थिंक जीएल बजाज है या कौन सा कॉलेज था, पीयूटी में दे भी रखा था कि सीओपी क्या होती है। और
कूलिंग लोड क्या होता है, उसमें डिफरेंस बताइए। या कई बार पूछ लेता आपसे डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, या कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, कूलिंग लोड क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो सीओपी है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। इस डिजायर्ड इफेक्ट को आप कूलिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात हो रही है रेफ्रिजरेटर की, और रेफ्रिजरेटर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस, ठंडा ही तो करता है रेफ्रिजरेटर, यानी कि कूलिंग इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा यहां पे, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट इज कूलिंग इफेक्ट। अब यहां पे कूलिंग इफेक्ट है क्या, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, तो यही है आपका कूलिंग इफेक्ट QL। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज नोन एज कूलिंग इफेक्ट। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका कूलिंग इफेक्ट, यानी कि QL डिवाइडेड बाय व्हाट, वर्क रिक्वायर्ड। कितना वर्क देंगे, मतलब इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इतनी हीट निकालनी पड़ेगी, इतनी हीट निकालनी पड़ेगी, तो हमको इतना वर्क देना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल वर्क हो गया आपका कितना, W। सो दिस इज योर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, दिस इज योर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। नाउ अब इस W को हम इन टर्म्स ऑफ Q और H भी लिख सकते हैं। तो एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बतलाओ तुम, कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर की तो बात हो रही है। इस रेफ्रिजरेटर के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, आप सभी लोग पढ़ रखे हो। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा को ना हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं ना, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी इसके अंदर जाएगी उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी एनर्जी जाएगी उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी कि एनर्जी रेफ्रिजरेटर के अंदर ना तो बनेगी और ना ही कम होगी। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी गई, देखो QL इसके अंदर गई, W भी इसके अंदर गई, तो W प्लस QL, ये तो गई W अंदर, QL अंदर, बाहर गई QH, तो WQ आउट कितना हो जाएगा, QH। तो बताओ यहां से W कितना होगा, W की वैल्यू आ जाएगी QH माइनस QL। याद रखेंगे न्यूमेरिकल में भी आपकी ये हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में भी आपकी ये हेल्प करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं W को क्या लिख सकते हैं, COP ऑफ R दैट इज रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू QL अपॉन QH माइनस QL। बोलो यस और नो, QH माइनस QL लिख सकते हैं क्या, दैट इज वेरी सिंपल। अगर किसी को लग रहा हो, क्योंकि एग्जाम टाइम है आप लोगों का, आपको टीचर की स्पीड बहुत कम लगने लग जाती है, आपकी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है एग्जाम टाइम में एकदम डबल हो जाती है। और YouTube ने भी, और हमारा जो एप्लीकेशन है गेटवे क्लासेस का, अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे होंगे या YouTube में देख रहे होंगे, तो दोनों में ही आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो गरियाइएगा मत मुझे कि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। एक दो कमेंट्स मैंने देखे थे, सर आप थोड़ा तेज पढ़ाओ एग्जाम आ रहे हैं, तो भाई आपके पास ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने का, ठीक है ना। तो उसमें जाओ, स्पीड बढ़ाओ, 1.5 में देखो या 2 में देखो। आई थिंक यूट्यूब में तो 2 की स्पीड पे देख सकते हो मैक्सिमम, एप्लीकेशन में तो आप 2.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो, है ना। तो 2.5 चला लो, हालांकि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो 1.5 पे आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन है या यूट्यूब में आप 1.5 पे देख सकते हो एग्जाम टाइम में, क्योंकि मतलब एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है एग्जाम में, तो आप बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो COP जो है रेफ्रिजरेटर कितनी हो जाएगी, QL अपॉन QH माइनस QL। कई बार इसको हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे, तो जहां पे Q लिखा हुआ है वहां पे हम T लिख देंगे टेम्परेचर। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां लिख दें इसको ऐसे, इधर इधर लिख देते हैं। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, Q को लिखो T, तो यानी कि TL अपॉन QH को लिखोगे क्या, TH माइनस TL। और ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये टेम्परेचर्स किस में होने चाहिए, ये टेम्परेचर्स आपके केल्विन में होने चाहिए। ध्यान रखना ये टेम्परेचर जो है केल्विन में होने चाहिए, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। अगर न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर की, तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू केल्विन।
273 ऐड करो, पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, देन पुट इन द फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज हीट पंप। बता चुका हूं, अब इसमें कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं। क्या बताया मैंने आपको कि हीट पंप जो है वो क्लॉसेस स्टेटमेंट पर वर्क करता है। जहां पे वहां लो लिखा था यहां हाई लिख देना है। एक्चुअली हीट पंप का काम होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना। जैसे मान लो अभी गर्मियों के दिन है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम मेंटेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मान लो इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन करना है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट अंदर से बाहर ले जानी पड़ेगी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। लेकिन अगर सर्दियों के दिन है, बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का टेम्परेचर 2 डिग्री पे, तो आदमी निपट लेगा। तो अंदर का टेम्परेचर आपको 20-25 डिग्री मेंटेन करना है, तो इस बार बाहर से हीट अंदर लानी पड़ेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पे सराउंडिंग चेंज हो जाता है। तो अगर आपको सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करना है तो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। अगर सराउंडिंग से ज्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम हीट पंप का यूज करते हैं। बस एक वर्ड चेंज करना है, बाकी तीनों पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए हीट पंप का डायग्राम। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक हो गया आपका लो टेम्परेचर मीडियम, दूसरा हो गया हाई टेम्परेचर मीडियम, और इस टेम्परेचर को क्या लिखते हो आप लोग? इस बार हम बात कर रहे हैं हीट पंप की, तो लिख देंगे HP। वहां पर रेफ्रिजरेटर की बात करी तो R लिखा था हमने। ये टेम्परेचर है TL लो टेम्परेचर मीडियम, ये हाई टेम्परेचर मीडियम है। क्या काम करेगा? व्हाट इज, काम कैसे करेगा? पहले की तरह काम करने वाला है जैसे रेफ्रिजरेटर काम कर रहा था। यानी कि लो टेम्परेचर मीडियम से कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा? QL। कितनी हीट रिजेक्ट करेगा हाई टेम्परेचर मीडियम? QH। और कितना वर्क कंज्यूम करेगा? दैट इज W। तो लिखेंगे QL, QH और W। कहां पे अंतर है? सिर्फ यहां पे HP लिखा हुआ है, अभी कोई डिफरेंस डायग्राम में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, COP में डिफरेंस आएगा। देखिए दोनों की वर्किंग सेम है लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। एक लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है, दूसरा हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज होता है। जो डायग्राम मैंने बनाया वही डायग्राम आपके सामने है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं COP ऑफ HP, यानी कि हीट पंप की COP। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, जैसे पहले लिखा था अभी भी लिखा है। इस बार जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है हमारा? दैट इज QH। क्योंकि इस बार आपको, क्योंकि पहले सराउंडिंग ऊपर था और नीचे क्या था हमारा? स्पेस था जिसको हमने ठंडा करना था। यहां पे ये वो स्पेस था, ये वो स्टोरेज था कह सकते हैं, जहां पर आपने फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं, और पहले ये सराउंडिंग था। बोलो यस और नो। इस बार सराउंडिंग नीचे आ जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा सराउंडिंग, और ये हो जाएगा आपका रूम जिसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। ये वो स्पेस है जिसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, और सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। तो यहां से कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा हीट पंप? QL। कितनी हीट रूम के अंदर रिजेक्ट होगी? दैट इज QH। और कितना वर्क कंज्यूम करेगा? दैट इज W। तो इस बार हम जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सराउंडिंग से क्या मतलब है आपका? सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो आप लोग? नहीं ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सराउंडिंग बहुत बड़ी चीज है। आप एक छोटे से रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लो, एक बिल्डिंग का कर सकते हो, है ना। और वो स्पेस, वो रूम हमारा ऊपर है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसके अंदर कितनी हीट लानी पड़ेगी? दैट इज QH। तो इस बार हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इस बार हम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या था? कूलिंग इफेक्ट। इस बार डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है? हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि हम सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट पंप। तो हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, तो बोलो कितना हो जाएगा? तो हीटिंग इफेक्ट कितना है? QH अपॉन वर्क रिक्वायर्ड कितना है? W। ओके, तो दैट इज द COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप। ओके राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नाउ अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई W क्या होता है? दैट इज इक्वल टू QH माइनस QL। तो W को आप QH माइनस QL भी लिख सकते हो। तो ऊपर रहेगा QH, नीचे रहेगा QH माइनस QL। और इसको अगर आप टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा? Q को लिख दो T, है ना, तो TH अपॉन TH माइनस TL।
नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दैट इज व्हाट द हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर जो कि क्या करता है, लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और ये हो गया आपका हीट पंप जो कि हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बस आपको यही फर्क आएगा, और आर की जगह यहाँ पे एचपी लिखा होगा, ठीक है। और सीओपी में जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें ऊपर क्यूएल लिखा होगा, और हीट पंप के सीओपी में ऊपर क्यूएल लिखा होगा उसमें रेफ्रिजरेटर में, और यहाँ पे क्यूएच लिखा होगा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या पूछ लेता है आपसे, अलग से भी पूछता है कई बार कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। मुझे भी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, है ना। तो सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन होता है ये हमको बताना है। प्रूफ कर देते हैं इसको। देखो दो डायग्राम बने हुए हैं, दोनों डायग्राम में कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आंख मीच के इसको लिखेंगे टीएल, इसको लिखेंगे टीएच, इसको लिखेंगे डब्ल्यू, है ना, इसको लिखेंगे टीएच, इसको लिखेंगे टीएल, सॉरी गलत हो गया, हाँ टीएच, और इसको क्या लिखोगे क्यूएल, इसको क्या लिखोगे क्यूएच, इसको क्या लिखोगे डब्ल्यू। ऐसे ही यहां भी क्या लिखोगे क्यूएल, यहां भी क्या लिखोगे क्यूएच। अभी भी दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर न्यूमेरिकल करने के लिए आ जाए, चाहे वो हीट पंप का हो या रेफ्रिजरेटर का न्यूमेरिकल हो, ऐसा डायग्राम ठोक देना तुरंत, तुरंत ये डायग्राम बना देना, विद इन 5 सेकेंड्स बना सकते हो। अगर रेफ्रिजरेटर है तो यहां पे आर लिख देना, अगर हीट पंप है तो यहां पे आप एचपी लिख देना। अब देखते हैं दोनों की रिलेशन सीओपी में क्या है। तो यहां पे जो सीओपी की हम बात कर रहे थे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर अभी मैंने बताया था, दैट इज क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। और हीट पंप की सीओपी क्या बताई थी अभी मैंने आपको, तो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, ऊपर आएगा क्यू एच और नीचे वही रहेगा क्यू एच माइनस क्यू एल, ठीक है। यहां पे क्यू एल है, यहां पे क्यू एच है। अब दोनों की सीओपी में रिलेशन क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, या डिफाइन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ऑल्सो डिराइव द रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, यानी कि सीओपी ऑफ हीट पंप में से सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर को माइनस कर दो, कुछ भी मत करो। सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो हीट पंप की सीओपी कितनी है, दैट इज क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है, तो क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। तो ये कितना हो जाएगा, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये तो यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल इक्वल टू 1। अच्छा इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। बताइए कितना सिंपल है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल, ओके। तो ये हो जाएगी आपकी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर 2 नंबर में लग जाएगा कर देंगे ऐसे, या फिर उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैच होकर के आएगा। अगर सीओपी हीट पंप की बताए 4 है तो रेफ्रिजरेटर कितनी हो जाएगी 3। अगर सीओपी रेफ्रिजरेटर की 4 है तो हीट पंप की कितनी हो जाएगी, 1 ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको सीओपी किसी एक की पता है तो दूसरे की सीओपी आपको इस रिलेशन से पता लग जाती है, एक का डिफरेंस होता है। आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में इस वर्ल्ड में 2 तरह की मशीन्स हैं, एक वो है जो पावर प्रोड्यूस करती हैं उसकी हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एक वो है जो पावर कंज्यूम करते हैं तो उनकी हम सीओपी निकालते हैं। तो सीओपी और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, द एफिशिएंसी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों वर्क कंज्यूम करते हैं, एसी भी वर्क कंज्यूम करती है, इसलिए हम इनकी सीओपी निकालते हैं, है ना। इंजन जो होते हैं उनकी हम एफिशिएंसी निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ सीओपी कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी, सीओपी की वैल्यू 2, 3, 4 हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है।
1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन थर्मल एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी। एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना, ध्यान रखना। अगर डिफरेंस आपसे पूछ ले तो बता देना कि सीओपी जो है 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन एफिशिएंसी 1 से ज्यादा नहीं होती। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। द सीओपी रिप्रेजेंट्स द रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। आपने देखा होगा जब रेफ्रिजरेटर आप खरीदने जाते हो मार्केट में, तो आपको स्टार रहते हैं उस पे, या और भी जो एसी खरीदने जाते हो, वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो, स्टार बने रहते हो उसमें, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। बोलो यस और नो। तो जितने स्टार ज्यादा होते हैं, जितने स्टार ज्यादा होते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, मान लो किसी के 3 स्टार हैं, किसी मशीन पे, वॉशिंग मशीन है या रेफ्रिजरेटर 3 स्टार है, तो कुछ पावर कंज्यूम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा कुछ उसका, है ना। अगर मान लो कोई 5 स्टार है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। मतलब ये हुआ कि भाई एक कॉमन मैन को थोड़ी ना पता है, उसने थोड़ा ना आरएसी पढ़ रखी है, जो मशीन खरीदने जा रहा है, जो रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहा है, तो उसमें स्टार लगा देती है कंपनी कि भाई स्टार से समझ में आ जाए कि स्टार अगर ज्यादा है इसका मतलब बिजली का जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो कम है। तो अगर मान लो 3 स्टार है तो वो ज्यादा बिजली खाएगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उसका ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। अगर 5 स्टार है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, इसीलिए वो महंगी होती है। बोलिए यस और नो। तो यहाँ पे वो है सीओपी से मतलब है, यहाँ पे किसी से मतलब है, इसका सीओपी से मतलब है, यानी कि जिसकी सीओपी जितनी ज्यादा होगी, सीओपी अगर ज्यादा है उतने ही ज्यादा स्टार है, मतलब उसकी रनिंग कॉस्ट, यानी कि उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो उतनी ज्यादा होगी। जितनी सीओपी ज्यादा है, जितनी सीओपी ज्यादा है उसकी उतनी कॉस्ट क्या आएगी, रनिंग कॉस्ट कम आएगी। बात समझ में आती है क्या। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जिसकी सीओपी ज्यादा, जिसके स्टार ज्यादा, उसकी रनिंग कॉस्ट कम, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो 2 नंबर में अगर पूछ लेगा तो आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। तो नाउ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जो आपके घर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे, और ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से ये ठंडक पैदा करते हैं, किस तरह से ये टेम्परेचर को कम करते हैं। तो ये तो लाइन आपको पता ही है कि भाई रेफ्रिजरेटर एक साइक्लिक डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। और इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इसके अंदर कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, एक इसके अंदर होता है कैपिलरी ट्यूब या थ्रोटलिंग बॉल भी कह सकते हैं, एंड इवापोरेटर, है ना। तो इसके लिए मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये डायग्राम चाहो तो बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज सिंपल जो मैंने पहले दिखाया था डायग्राम, या फिर आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। इस बार मैंने एक और डायग्राम ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो ये डायग्राम भी आप बना दीजिएगा, सिंपल सा, है ना। लेकिन थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे हल्का सा। आपने देखा होगा इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है आपका जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, एक तरफ डोर लगा रहता है, और डोर की जो बैक साइड होती है, पीछे वाली साइड, आपने देखा होगा वहां पे इस तरह से, है ना, हीट रिमूव होती रहती है, हीट रिजेक्शन हो रहा होता है। आपने अगर पीछे खड़े होकर देखा हो कभी, तो वो कंडेंसर की क्वाइल्स होती है, ये कंडेंसर वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे इस तरह की ट्यूब होती है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया आपका कंडेंसर जिसमें से हीट रिजेक्ट होती है। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें क्वाइल्स ऐसे 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 लगी रहती हैं, वहां से हीट निकलती रहती है रेफ्रिजरेंट में से। इन पाइप के अंदर क्या चल रहा है, रेफ्रिजरेंट, बताया था ना मैंने आपको। तो ये तो एक रेफ्रिजरेटर है ना, एक पूरी डिवाइस है। अब इस पाइप के अंदर जो वर्किंग मीडियम चल रहा है, जो घूम रहा है, इसके अंदर रिसर्कुलेट हो रहा है, वो है रेफ्रिजरेंट। और इसके अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज रेफ्रिजरेशन, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कंडेंसर है जो कि हीट को रिजेक्ट कराता है, फिर रेफ्रिजरेंट इसकी कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाता है, कैपिलरी ट्यूब के बाद फिर वो इवोपरेटिंग जो क्वाइल्स होती हैं उनके अंदर जाता है। ये वही हिस्सा होता है जहां पर आप कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो, जहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप रखते हो। यहां से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, यहां पे हीट को रिजेक्ट कर, जो डोर के अंदर वाला चैम्बर होता है वो इवोपरेटर वाला हिस्सा होता है, जहां से रेफ्रिजरेंट अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और वहां पे ठंडक, टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसके पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, कंडेंसर, वहां पे हीट को रिजेक्ट कराता रहता है सराउंडिंग में, रूम में, ठीक है ना। और ये है कंप्रेसर जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, इसी को तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है आपका, वो यही तो है जिसको आप अभी वर्क दे रहे थे। यहां पर जो आप वर्क दे रहे थे, ये जो आप वर्क दे रहे थे किसको दे रहे थे, ये कंप्रेसर को। तो ये जो कंप्रेसर होता है यही तो वर्क खाता है, यही है वो कंप्रेसर ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो।
ठीक है, चलो समझ लेते हैं कि आपको इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन कई बार एक बार ऐसे भी आया हुआ है, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, देखो इसके 4 कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको बताया। ये अगर आप दिख पा रहे हैं आपको, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4। तो 1 से 2 वाला जो पार्ट है, 1 से 2 वाला, देखो ये है 1, ये है 2, तो 1 से 2 वाला जो पार्ट है दैट इज कंप्रेसर। क्या बोल रहे हो इसको आप? दैट इज कंप्रेसर। ओके, समझो इसकी वर्किंग कैसे ये काम करता है, किस तरह से रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो 1 से 2 है कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर है जो कि मैंने आपको दिखाया था। यहां से हीट रिजेक्ट होती है, फिर जो रेफ्रिजरेंट है वो यहां जाएगा एक्सपेंशन वाल्व कैपिलरी ट्यूब में, उसके बाद इवोपरेटर में जाएगा। इवोपरेटर वही हिस्सा है जहां पर ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जहां पर ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और वहां से जो एयर होती है उसके अंदर को ठंडा कर देता है। जैसे इस रूम में से अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस रूम के अंदर जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी। देखो कैसे काम करता है, ध्यान रखना है आपको, लिखना कैसे है इसको, मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है आगे, आप समझना इसको कि भाई जब रेफ्रिजरेंट यहां पर एंटर करेगा कंप्रेसर के अंदर, तो कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो कि जो फ्लूइड है या तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है या फिर गैसेस स्टेट में होता है। और लिक्विड की फॉर्म में जब कोई सब्सटेंस होता है तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कोई ऑयल है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे पानी है, पानी क्या है? लिक्विड है, तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है। वेपर को कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। यस और नो? तो यहां पे जब कंप्रेस, एक नाम इसका कंप्रेसर है तो कंप्रेस करेगा ना ये तो। अब कंप्रेस करेगा तो यहां पे जब रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा तो वो वेपर की फॉर्म में होगा, यानी गैसेस स्टेट में होगा, या लिक्विड की फॉर्म में होगा। कंप्रेस किसको कर पाएगा? वेपर को, यानी कि गैस स्टेट को। तो यहां पर जब ये रेफ्रिजरेंट जा रहा होगा तो ये वेपर की फॉर्म में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। और कंप्रेसर क्या करेगा? देखो उसको कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करेगा तो भाई कंप्रेस जब होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा आईसी इंजन में जब हमने पढ़ा था, 4 स्ट्रोक इंजन की जब बात कर रहे थे, 2 स्ट्रोक की, तो उसमें सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन जब होता है तो यानी कि कंप्रेसर हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। तो कंप्रेसर के अंदर क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर वेपर की फॉर्म में जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा, 1 पे एंटर हुआ था, 2 पे बाहर निकलेगा, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा, एंड दैट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म। वेपर की फॉर्म में गया था इसके अंदर, वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसका प्रेशर बढ़ चुका है। अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट किसके अंदर एंटर करेगा? कंडेंसर के अंदर। इसमें आएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा। अब ये कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर की जो क्वाइल्स थी इस तरह की, है ना, तो वहां से हीट रिजेक्ट हो रही होगी। तो देखो क्यूसी मतलब कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो रही है, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होगी तो ये जो वेपर की फॉर्म में 2 पे एंटर हुआ, 3 पे बाहर निकलेगा, 2 पे एंटर हुआ, 3 पे बाहर निकलेगा कंडेंसर से, तो वेपर की फॉर्म में जाएगा, लेकिन लिक्विड की फॉर्म में बाहर आएगा कंडेंसर से ये रेफ्रिजरेंट। क्योंकि नाम ही इसका कंडेंसर है, ये तो कंडेंस कर रहा है, उस रेफ्रिजरेंट से हीट को निकालेगा और वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिक्विड की फॉर्म में बाहर आएगा, है ना, और जब ये बाहर निकलेगा तो जाएगा किसमें? एक्सपेंशन वाल्व में, कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। और कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा? इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। लिक्विड की फॉर्म में एंटर करेगा 3 पे, और 4 पे लिक्विड की फॉर्म में ही बाहर निकलेगा, रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में ही बाहर आएगा। अब इसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम हो चुके हैं और टेम्परेचर तो इसका माइनस में जा चुका है। अब ये जो आपका ये जो क्वाइल्स हैं यहाँ पे इवोपरेटर के अंदर, इनके अंदर इसके अंदर क्या चल रहा है? रेफ्रिजरेंट, जिसका टेम्परेचर माइनस में है, -30 डिग्री, -40 डिग्री। तो क्या होगा कि ये जो आपके अंदर वाला हिस्सा था रेफ्रिजरेटर के, वहां से अपने अंदर को हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे देखो हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है इवोपरेटर के अंदर, और जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर हीट जा रही है, जब हीट जाएगी इवोपरेट हो जाएगा, यानी कि फिर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इवापोरेटर के अंदर लिक्विड की फॉर्म में तो गया था रेफ्रिजरेंट, लेकिन जब बाहर निकलेगा 4 पे एंटर हुई लिक्विड की फॉर्म में और 1 पे एग्जिट हुआ वेपर की फॉर्म में, बोलो यस और नो, और फिर ये वेपर की फॉर्म में चला जाए कंप्रेसर में, फिर चला जाए कंडेंसर में, फिर इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा, ठंडक जो है उसके अंदर बनी रहेगी। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं कौन से कंपोनेंट में? कंप्रेसर में। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज होते हैं कौन से कंपोनेंट में? एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब में। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे होती है? क्या कंप्रेसर में फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है? नहीं, इसमें तो वेपर की फॉर्म में रेफ्रिजरेंट अंदर जाता है, वेपर की फॉर्म में ही बाहर निकलता है, तो इसके अंदर तो वेपर ही होती है। क्या इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है? नहीं, इसमें लिक्विड की फॉर्म में अंदर जाता है, लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो इसमें वेपर की फॉर्म में रहता है, इसमें लिक्विड की फॉर्म में रहता है। अब फेज चेंज कहां होती है? कंडेंसर में और इवापोरेटर में। कंडेंसर में क्या होगा? वेपर की फॉर्म में जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो कंडेंसेशन इसके अंदर होगा। कंडेंसर के अंदर क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। लेकिन याद रखना कि कंडेंसर में जो 2 से 3 वाला पार्ट है, 2 से 3 वाला पार्ट है, इसमें प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसके अंदर क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। किसके अंदर? कंडेंसर के अंदर। और इवापोरेटर के अंदर भी क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो दो डिवाइस ऐसी हैं, दो कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कंडेंसर में वेपर से लिक्विड कंडेंस हो जाती है, हीट रिजेक्ट होती है। इवापोरेटर में इवापोरेशन होता है, लिक्विड से वेपर बनती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। यही तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे इस डायग्राम में। इस डायग्राम में मैंने क्या बोला था आपको कि ये क्या करता है? हीट पंप और रेफ्रिजरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को रिजेक्ट करता है। तो ये हिस्सा कौन सा होता है? यहाँ पे कंडेंसर, यहाँ पे इवापोरेटर। चलो आगे चलते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी और अच्छे से आपको समझना है। अगर आपको वो एक्चुअली उसने क्वेश्चन ये दे दिया था कि भाई जो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, टीएस डायग्राम भी बनाओ। थर्मोडायनामिक्स में आपने बहुत सारे डायग्राम पढ़े होंगे 11th के फिजिक्स में, उसमें पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम, दुनिया भर के डायग्राम्स होते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं एक बार तो ये देख लो। 1 से 2 कंप्रेसर के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट। किसमें? कंप्रेसर में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। अब एक बात बताओ, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो ये है आपकी एंट्रोपी एक्सिस, तो लाइन तो वर्टिकल आएगी ना। अरे यार, अगर ये है y और ये है x, x कांस्टेंट कब रहता है? जब वर्टिकल लाइन होती है। y कांस्टेंट कब रहता है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? x की जगह है एंट्रोपी। तो 1 से 2 देखो एकदम वर्टिकल लाइन जाएगी, वर्टिकल लाइन जाएगी, और एंट्रोपी क्या रहेगी 1 से 2? कांस्टेंट। बोलो यस और नो। तो 1 से 2 जो है वो एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका कंडेंसर। कंडेंसर में होती है हीट रिजेक्ट। तो देखो लिखा हुआ है प्रोसेस 2 से 3 कंडेंसर के अंदर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? तो प्रेशर कांस्टेंट। अरे याद आ रहा है कि नहीं? आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है किसमें? कंडेंसर में। प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको बोलेंगे आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर और हीट रिजेक्ट हो रही है। तो यहां पे आप इसको दिखाएंगे 2 से 3 तक प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट। अरे 2 से 3 वाला जो तो पार्ट है वो कंडेंसर का है। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? 3 से 4, ये तो हो गया आपका प्रेशर कांस्टेंट। और 3 से 4 क्या आएगा आपका? 3 से 4 वाला जो पार्ट है वो है आपका कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व। ये होता है आपका आइसेंथाल्पिक। आइसेंथाल्पिक का मतलब है एंथैल्पी कांस्टेंट। बहुत ही शानदार टॉपिक है, लेकिन आप बस इतना याद कर लो क्योंकि थर्मोडायनामिक्स है, पूरा थर्मोडायनामिक्स है। मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ाया हुआ है थर्मोडायनामिक्स, इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। तो वो उतना आपको कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बस इतना समझो, आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंथाल्पिक मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट है।
है ना। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। आपने सुना होगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस लाइन से दिखाते हैं, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल कौन से, इरिवर्सिबल, उनको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो आइसेंथाल्पिक प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए 3 से 4 क्या है, हमने दिखाया डॉटेड लाइन से। और यहां पर एंथैल्पी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, इवापोरेटर। 4 से 1 वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन होगा, हीट आइसोबारिक हीट एडिशन। तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो 4 से 1 प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, 4 से 1 प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। तो उसने बोल दिया था एक बार कि सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझाओ। तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ये चारों कंपोनेंट्स की बताई, चारों कंपोनेंट्स बना करके डायग्राम बना दीजिए। दिस इज कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब एंड इवापोरेटर। ये चारों प्रोसेस के नाम लिख दीजिए और ये टीएस डायग्राम बना दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बारे में कंप्रेसर क्या होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आया था 10 नंबर में, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप जब ये डायग्राम बना देंगे ना, ये डायग्राम बना देंगे, ये प्रोसेस के नाम लिख देंगे, ये भी एक डायग्राम बना देंगे, एंड इट विल टेक 1 to 2 मिनट्स ओनली। अगर आपको प्रैक्टिस जबरदस्त है डायग्राम्स बनाने की, तो एग्जाम में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। समय जब लगता है ज्यादा, जब वहां सोच सोच के लिखते हो ना, ऐसे दीवारें ऐसे देखते रहते हो, कभी इधर देखते हो कोई बता दे, कभी इधर देखते हो, है ना। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो होते नहीं है ऐसे, वो तो कर नहीं सकते आप, दूसरे का पहला, चौथे का पांचवा, पांचवे का चौथा, ऐसे तो कर नहीं सकते हो, यस और नो। तो इसलिए जितना ज्यादा आप अच्छे से समझ के जाओगे, पढ़ के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहां पे जाकर के कम समय लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सब करने के बाद आपको फिर अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में लिखना होगा। 10 नंबर चाहिए आपके, आई थिंक 28-30 पेज की तो कॉपी मिलेगी आपको। अब आप सोच लीजिए 3 से 4 पेज तो लिखने पड़ेंगे ना, 10 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो कंप्रेसर के बारे में लिखेंगे, जो मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वही यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ेंगे तो। कंडेंसर के बारे में लिखेंगे, 4-5 पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने, और आप भी इसी तरह से लिख करके आना वहाँ पे, है ना। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, याद करना भी आसान होता है इनको, एकदम पॉइंट एरो लगा लगा के लिखते चले जाना, ठीक है। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब थ्रॉटलिंग बॉल के बारे में लिखेंगे, उसके बाद इवापोरेटर के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद खुशी खुशी जो है एग्जामिनर आपको 7 में से 7 या 10 में से 10 नंबर देगा। फिर अदरवाइज होगा क्या, अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऊट पटांग लिख करके आओगे, डायग्राम प्रॉपर तरीके से नहीं बना करके आओगे, तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। फिर आप बोलोगे कि सर हमने तो अटेम्प्ट किया था पूरा, लेकिन नंबर मिले नहीं। आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दैट शुड बी गुड। कम से कम मैंने देखा है अभी जो बच्चे लिखते हैं पीयूटी में या फिर अपने जो क्लास टेस्ट होते हैं, एक पेन मिल जाएगा, वो भी अपना नहीं लेके जाएंगे, किसी से मांग लेंगे, वहीं जाके एग्जाम हॉल में जाएंगे, देखेंगे पेन तो है नहीं, तो बगल वाले से मांगेंगे, तो बगल वाले ने आपको दे दिया ब्लैक पेन, कोई पुराना सुनाना पड़ा हुआ, तो ब्लैक पेन से हेडिंग भी लिख रहे हैं, उसी से सब कुछ लिखते चले जा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, है ना। कम से कम 2 पेन का यूज करें, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक से आप हेडिंग डालें, थोड़ा डार्क पेन, अच्छा मोटा पेन होना चाहिए, और जो आपका राइटिंग वर्क है वो आप ब्लू पेन से करें। दूसरी चीज, जहां पर लाइन खींचनी हो, या फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम अगर आपको बनाना होगा, तो कई लोग क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड से बना देंगे, है ना, ये वाली लाइन। तो इसको अगर आप स्केल का यूज करते हुए बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसको फ्री हैंड से मत बनाओ, स्केल का यूज करके बनाओ। बोलो यस और नो। तो आपका जितना वे ऑफ रिप्रेजेंट, देखिए कंटेंट जो आपका लिखा हुआ है वो तो लिखना ही है आपको, लेकिन थ्योरी का जो कंटेंट है एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं है, समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन आपकी जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपका डायग्राम अगर अच्छा बना हुआ है, कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला उसके अंदर है, तो वो लिख दो वहां पे, बना दो उसको, बॉक्स के अंदर बंद कर दो, आपका प्रेजेंटेशन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो फिर जो आप थ्योरी लिख के आते हो, अगर थोड़ी इधर उधर भी हो जाती है, तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको थ्योरी भी पड़ेगा। अगर आपका डायग्राम सही है, आपकी हेडिंग्स एकदम सही लिखी हुई है, एकदम बेहतरीन आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तो वो एक एक लाइन पढ़ने के लिए नहीं बैठा, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है जो आपकी पूरी कॉपी पढ़ेगा वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका जो है कहने का मतलब ये है भाई, योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी लिटिल बिट गुड। और अगर आप और कंटेंट, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है,
ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, वो 2 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं, तो और ज्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, और ज्यादा कंटेंट इसमें बढ़ाना चाहें तो ये पॉइंट बढ़ा सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो गुड प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कम करें, कैसे हम वर्क कंजम्पशन को कम करें, कुछ प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे करा जाए। कि जैसे आपका जो फ्रीजर है, ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है ना, पहला पॉइंट देखेंगे तो ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर द फ्यूएस्ट टाइम्स पॉसिबल फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल। कई बार क्या करते हैं, तो अभी जैसे गर्मियां हैं, पानी की बोतल निकालनी है, पानी की बोतल डोर खोलेंगे, पानी की बोतल निकालेंगे और बात कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं, वो डोर खुला हुआ है जब तक, तो अंदर से हीट बाहर निकल जाएगी, है ना, जब तक आप डोर बंद करोगे हीट बाहर निकल जाएगी। कई लोग तो कहते हैं इसको बंद कर दो गैस बाहर निकल जाए, वो गैस बाहर नहीं निकलती, क्योंकि गैस तो उस पाइप के अंदर चल रही, गैस कहीं नहीं जाएगी, इसके अंदर जो हीट थी वो बाहर निकल जाएगी, सॉरी हीट इसके अंदर घुस जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम था, बाहर से हीट इसके अंदर घुस जाएगी। अब इसको बंद करोगे, फिर उसको जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा हीट बाहर निकालनी पड़ेगी उतना ज्यादा वर्क आएगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। अब आप कह रहे होंगे इससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा, इतना सा भी फर्क पड़ेगा ना। आप सोचो, आप मान लो आपने 1 रुपए का बिल बचा लिया, अब देखो कितने रेफ्रिजरेटर तो अपने इंडिया में ही होंगे, भर भर के आबादी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सोचो कितने रेफ्रिजरेटर होंगे। तो अगर आपने 1 रुपए की 2 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा लिया, तो बोलो कितना वर्ल्ड में कितना बचेगा इलेक्ट्रिसिटी, बोलो यस और नो। ठीक है, तो ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर द फ्यूएस्ट टाइम, कम से जितना जरूरत है उतना खोलें, मतलब आलतू फालतू में ना खोलें, तो और कम समय के लिए खोलें जितना जरूरत है। भाई पानी निकालना है, आराम से बात ही करते करते पानी पीना है तो पानी पी लो, इसको बंद कर दो, जब बॉटल रखोगे बात खत्म हो जाएंगी तो फिर खोल के बॉटल रखो फिर बंद कर दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द कूल द हॉट फूड्स टू रूम टेम्परेचर फर्स्ट बिफोर पुटिंग देम इनटू द रेफ्रिजरेटर। कई बार क्या होता है, दूध को उबाल लिया, उबालने के बाद सीधा रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। अरे एक बात बताओ, जब दूध उबाला है पहले किचन में रख दो, उसको आराम से ठंडा होने दो, थोड़ा रूम टेम्परेचर तक तो अपने आप ही आ जाएगा ना, गर्म दूध है ठंडा तो अपने आप हो जाएगा रूम टेम्परेचर तक, और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब उसके अंदर रखो, तो तब उसको जो है रखोगे तो कम मतलब उसको कम वर्क करना पड़ेगा, तो कम हीट वहां से रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ हीट तो आपने दूध में से पहले निकाल दी रूम टेम्परेचर तक लाने में। देन चेक द डोर गैस्केट फॉर लीक्स। कई बार क्या होता है, उसमें से जो गैस होती है वो लीक हो रही होती है, जो इसके पाइप लगे रहते हैं उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट चल रहा होता है, और उसको अगर ऐसा है तो उसको ठीक कराना चाहिए इमिडिएटली। होता क्या है, इसको चेक कैसे कर सकते हैं, चेक ऐसे कर सकते हैं, टॉर्च लो, टॉर्च को ऑन करके इसके अंदर रख दो और डोर को बंद कर दो, अगर बाहर लाइट आ रही है इसका मतलब लीकेज है, अदरवाइज लीकेज नहीं है, चेक कर सकते हैं इसको। चलिए, अवॉइड अननेसरी लो टेम्परेचर सेटिंग्स। कई बार क्या होता है, फ्रिज खाली रहता है, उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको 5 नंबर पे चला के रखते हैं, चेक ही नहीं करते, वो 5 नंबर पे चल रहा है लगातार, तो उसका जो रेगुलेटर होता है उसको 1 नंबर पे कर दो, अगर उसके अंदर चीजें कम रखी हुई हैं, अगर सामान ज्यादा रखा हुआ है तो उसको 5 नंबर पे लट्टू खींच दो उसका, तो एज पर द रिक्वायरमेंट चलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है फिर भी 5 नंबर पे चल रहा है, कम टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ तो ज्यादा बिल आएगा, जितना कम टेम्परेचर मेंटेन करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। जैसे एसी चलाते हैं, तो एसी को अगर आप चलाओगे कितने डिग्री पे, अगर आप एसी को चलाओगे 25 डिग्री पे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, या फिर आप इसको कहो कि भाई आपने 20 डिग्री पे चलाया हुआ है, तो अगर आप 20 डिग्री पे चला रहे हो यानी कि रूम का टेम्परेचर ज्यादा कम कर रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अगर उसी एसी को आप 25 डिग्री पे चलाओगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यही होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट आपको टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल बचे, लेकिन सब लोग मिल मिलकर इतना थोड़ा थोड़ा अगर बचाएंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, वीडियो कितना लंबा हो गया अभी तक देख लेंगे बार। इट इज 1 घंटा हो गया भाई, तो मैंने बोला था 1 से 1.5 घंटे में कवर करेंगे, मुझे लगता है अगले हाफ एन आवर में हमको ये वीडियो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो जल्दी से देखो जरा, यहां पे कह रहा है अ फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, फूड कंपार्टमेंट जहां पे आप फूड रखते हो, मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है। तो जल्दी से मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं, आप भी एग्जाम में ऐसे ही बना सकते हो विद इन 4 सेकेंड्स। तो भैया आपको समझ में तो आ गया ना कि रेफ्रिजरेटर का सवाल है, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो रेफ्रिजरेटर का सवाल है तो बिल्कुल ऐसे ही बना दो, यस बोलो यस और नो।
इसको हम क्या लिखते हैं टेम्परेचर को, इसको लिखा था हमने TH, इसको हमने लिखा था TL, यहां से हीट रिमूव करी थी QL, यहां हीट रिजेक्ट कराई थी QH, और ये था वर्क W। अब ये है रेफ्रिजरेटर। तो विद इन 5 सेकेंड्स यू कैन मेक दिस डायग्राम। द फूड कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस। तो TL की वैल्यू लिख लो यहाँ पे कितनी दे रखी है 4 डिग्री सेल्सियस। जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो लिखा रहने देंगे ऐसे इसको। आगे क्या बोल रहा है, द रिमूविंग हीट फ्रॉम इट, यहां से कितनी हीट रिमूव करी जा रही है 360 किलोजूल पर मिनट। ये जो QL की वैल्यू है कितनी हीट रिमूव हो रही है, दैट इज 360 किलोजूल पर मिनट। कितनी हो रही है 360 किलोजूल पर मिनट, है ना। तो QL की वैल्यू नोट कर लो यहाँ पे, QL आपको दिया हुआ है 360 किलो जूल पर मिनट। बहुत सही। इफ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट, कितना पावर इनपुट इसको दिया, अरे वर्क दे रहे हो, रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। पावर बोले वर्क बोले एक ही बात है। तो पावर, ये वर्क पावर बोल रहा है ना, तो पावर हम लिखेंगे यहाँ पे, पावर आपको दे रखी है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट, है ना। कितना दिया है 2 किलोवाट। डिटरमाइन, क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे नोट कर लो कि भाई क्या पूछा गया आपसे। पार्ट ए में पूछा गया है COP बताओ रेफ्रिजरेटर की कितनी होगी, और पार्ट बी में पूछा गया द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, यहां पे किस रेट से हीट का रिजेक्शन हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो बी पार्ट में आपसे पूछा गया है QH बताओ कितना होगा। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, तो आप मुझे बता सकते हो, यस COP का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, ये रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर की COP कितनी आती है, दैट इज QL अपॉन W। बोलो यस और नो। और W को आप क्या लिख सकते हो QH माइनस QL। बोलो यस और नो। तो आपको W तो डायरेक्ट पता है। अच्छा, दूसरी चीज यहां से हम यूनिट को देखना पड़ेगा। बताओ QL की वैल्यू कितनी है 360 किलोजूल पर मिनट, 360 किलोजूल पर मिनट, और W कितना है 2 किलोवाट। और 2 किलोवाट का मतलब होता है, किलोवाट का मतलब होता है किलोजूल पर सेकंड। ध्यान देना, ये है किलोवाट यानी कि किलोजूल पर सेकंड, और ये है किलोजूल पर मिनट। भाई दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज सब गड़बड़ा जाएगा मामला। तो या तो इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करो, या फिर इसको किलो या किलोजूल पर मिनट में कन्वर्ट करो। बोलो यस और नो। तो ये जो है आपका किलोवाट का मतलब क्या होता है, दैट इज किलोजूल पर सेकंड। अब ये किलोजूल पर मिनट है, ये किलोजूल पर सेकंड है, सब गड़बड़ा जाएगा मामला। एक काम करो, इसको 360 को डिवाइड कर दो 60 से, तो किलोजूल पर सेकंड बन जाएगा। बोलो यस और नो। तो हमने क्या किया, 360 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा किलोजूल पर सेकंड। नीचे क्या है आपका 2 किलोजूल पर 2 किलोजूल 2 किलोजूल पर सेकंड। तो अब यहां पर ठीक है, किलोजूल पर सेकंड से किलोजूल पर सेकंड कट जाएगा, और यहां से आपको COP मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इससे जाएगा तो ये कटेगा, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रेफ्रिजरेटर वाला यूनिट है, रेफ्रिजरेशन वाला यूनिट, दैट इज वेरी स्मॉल यूनिट है, ज्यादा सिलेबस नहीं है, स्कोरिंग भी है, आसान भी है ना। तो आराम से आप 15 से 20 नंबर यहां से ले सकते हो। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड वाले पार्ट में उसने पूछा कि भाई हीट रिजेक्शन कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं W इज इक्वल टू कितना होता है QH माइनस QL। तो यहां से W की वैल्यू तो आपको पता है ना 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट इक्वल टू QH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और QL की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, कितने आ जाएगी यहाँ से। इसका मतलब हुआ कि इससे डिवाइड कर दोगे 60 से, तो ये आ जाएगी 6 किलोवाट, यहाँ पे 6 किलोवाट। तो माइनस कितना हो जाएगा 6, और तो QH आ जाएगा आपका दैट इज 8 किलोवाट। ये आ गया आपका आंसर बी। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल। तो फॉर्मूले दो तो फॉर्मूले ही है इसमें, वो याद कर लो। तो चलो, तो ये सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको कि भाई QL की वैल्यू आपको दे रखी थी 360 किलोजूल पर मिनट, आपने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये 6 किलोजूल पर सेकंड यानी कि 6 किलोवाट। किलोजूल पर सेकंड का मतलब है 6 किलोवाट। W की वैल्यू दे रखी थी आपको 2 किलोवाट,
सीओपी क्या होता है, सीओपी निकालना है और आपको क्यूएच निकालना था, तो सीओपी का फॉर्मूला होता है क्यूएल अपॉन डब्ल्यू, तो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 इसकी सीओपी आ जाएगी। फिर उसके बाद क्यूएच यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूएच माइनस क्यूएल वाला जो एनर्जी कंजर्वेशन उसको लगाओ तो क्यूएच की वैल्यू 8 किलोवाट आ जाएगी, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट अब मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ, अब आपको तरीका समझ में आ गया कि कैसे हमको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, है ना। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये आप देख पा रहे हो या जूम करने की आवश्यकता है, इसको पढ़ पा रहे होंगे, शायद दिख पा रहा होगा। चलो, अ हीट पंप कह रहा है, हीट पंप, इस बार हीट पंप का क्वेश्चन है। हीट पंप हैज ए सीओपी ऑफ 1.7, इसकी सीओपी आपको दे रखी है, तो हमने नोट कर लिया कि भाई सीओपी ऑफ हीट पंप कितनी है, दैट इज 1.7। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम दिस हीट पंप, ये आपका हीट पंप है, तो इस हीट पंप में कितनी हीट ट्रांसफर हुई और इस हीट पंप से कितनी ट्रांसफर हुई टू द हीट पंप एंड फ्रॉम द हीट पंप, यानी कि आपसे पूछा गया है QL, कितनी हीट ट्रांसफर हुई QL, और कितनी हीट यहां से रिजेक्ट हुई, दैट इज QH। QL QH की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको अच्छा W भी आपको दे रखा है, क्या बोल रहा है, तो 50 किलो जूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड, W की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो W आपको दिया है, COP आपको दिया है, COP का फॉर्मूला लगाओ हीट पंप का, कितना होता है QH अपॉन W, तो COP कितनी है 1.7 वैल्यू पुट करो, W की वैल्यू पुट करो, तो यहां से QH की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू बाई 50 इंटू 1.7 कितना होता है 85 किलो जूल। उसके बाद तो ये फॉर्मूला पता ही है आपको, यस और नो, QH इज इक्वल टू, पर ये फॉर्मूला तो लगाया है हमने और कुछ थोड़ी ना किया है, तो यहां से आपको QH की वैल्यू आ रखी है, W की वैल्यू दे रखी थी, तो यहां से QL की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 35 किलो जूल, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, आसान है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसको थोड़ा और जूम कर दूं आप लोगों को अगर नहीं दिख पा रहा हो। ओके, कोशिश रहती है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पढ़ पा रहे हो कि नहीं अब इसको, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ए डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जो फ्रीजर है, अरे फूड फ्रीजर जहां पे आप बर्फ जमाते हो, आइस फॉर्म करते हो, वहां पे आपने कुछ रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर कितना है -15 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला था आपको कि अगर टेम्परेचर कभी यूज करना पड़े फॉर्मूले में तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, तो हमने क्या करा, -15 में 273, -15 में 273 हमने ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 258 केल्विन। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख कर दिखा दिया है आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो TL की वैल्यू कितनी, -15 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दो तो 258 केल्विन आ जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, एम्बियंट एयर टेम्परेचर, बाहर का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, एम्बियंट जो टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो TH की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, तो 273 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 303 केल्विन आ जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, द हीट लीक्स इनटू द फ्रीजर एट कॉन्टिन्यूअस रेट ऑफ 1.75 किलो जूल पर सेकेंड, आपको दे रखी है QL की वैल्यू, मतलब यहां पे अगर आप फ्रीजर नहीं चलाओगे तो इसमें बाहर से हीट रिजेक्ट हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, उसी रेट से आपको हीट बाहर निकालनी होगी, तभी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। आप मान लो AC, इसका रूम का टेम्परेचर कितना है, इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन करना है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, अगर आपने AC बंद कर दी तो बाहर से हीट अंदर आ जाएगी, लेकिन आपको क्या चाहिए कि उतनी हीट जितनी बाहर से अंदर आने वाली थी उतनी हीट बाहर निकालते रहो, तो स्विच कर ऑन करना पड़ेगा, बोले यस और नो। तो अगर उसके अंदर इतनी हीट लीक हो रही है, उसी रेट से हीट बाहर निकालनी होगी, तो QL की वैल्यू आपको दे रखी है 1.75 किलो जूल पर सेकेंड, बोलो यस और नो। तो TL की वैल्यू पता है, TH की वैल्यू पता है, आपसे पूछ रहा है आगे, तो व्हाट इज द लीस्ट पावर, पंप को चलाने के लिए उसकी लीस्ट पावर कितनी होनी चाहिए वो आपसे पूछ रहा है। आपको देखो क्या दे रखा है, आपको QL की वैल्यू दे रखी है, आपको TH की वैल्यू दे रखी है, और आपको TL की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि W यानी कि पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, है ना, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला था कि COP जो होती है वो टेम्परेचर के टर्म्स में होती है कितनी, रेफ्रिजरेटर की ऊपर क्यू ना लिख करके हम क्या लिखते हैं TL अपॉन TH माइनस TL, केल्विन में ये वैल्यू रखो, इसको भी रखो, इसको भी रखो, तो यहां से जो COP आती है वो मैक्सिमम आती है। ध्यान रखना, जब आप टेम्परेचर की फॉर्म में COP लिखते हो, मैं यहां लिख देता हूं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL, तो यहां से जो आपको COP मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, ये COP मैक्सिमम आएगी, इससे ज्यादा COP नहीं हो सकती।
यस और नो? ये केवल आइडियल वाला केस है, मैक्सिमम सीओपी इतनी आ सकती है। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ से सीओपी मिल जाएगी, यहाँ से आपको सीओपी कुछ आ जाएगी। अच्छा, जब ये सीओपी कुछ वैल्यू आ जाएगी आपको, मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद ये सीओपी ये कटा हुआ है इसमें से, आई थिंक ये सीओपी आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर आपको दोनों पता है। जब ये सीओपी आ जाएगी तो फिर आप क्या यूज करेंगे, क्यू एच अपॉन डब्ल्यू। बोलो यस और नो? क्यू एच अपॉन डब्ल्यू वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और आपको क्या निकालना है यहाँ से, डब्ल्यू ही तो आपको निकालना है, सॉरी क्यू एच नहीं, बिकॉज इट इज व्हाट, द रेफ्रिजरेटर, तो क्यू एल आएगा। देखो इस फॉर्मूले से आपको सीओपी मिल जाएगी जो कि मैक्सिमम सीओपी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख कर ही दिखा देता हूँ। अच्छा सवाल है, आपको जो मिली होगी यहां से सॉल्व करने के बाद बस कुछ नहीं करना, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, तो सीओपी आपको मैक्सिमम आ जाएगी। और वो किसके बराबर रखेंगे, क्यू एल अपॉन डब्ल्यू। अब आप मुझे बताओ W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू एल अपॉन सीओपी मैक्सिमम। जब आपने इसको मैक्सिमम कर दिया तो ये तो मिनिमम हो जाएगा, बोलो यस और नो? अरे जब आपकी सीओपी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ये तो मिनिमम अपने आप हो गया। वही तो आपको कैलकुलेट करना था, व्हाट इज द लीस्ट पावर, यानी कि कितना मिनिमम वर्क देना पड़ेगा इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो क्यूएल की वैल्यू आपको दे रखी है, क्यूएल की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो क्यूएल की, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो सीओपी की, तो आपको डब्ल्यू मिनिमम आ जाएगा। एंड आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 190 करके कुछ आता है ना? क्या मिल जाएगा आपको? हाँ यहाँ देख लेते हैं, ये है, यस, अरे ये है, तो इसको ऊपर करना था, है ना? तो देखो सीओपी आ गई मैक्सिमम, टेम्परेचर रखो, दोनों टेम्परेचर रखो तो सीओपी कितनी आ जाएगी, 5.73। तो यहाँ पर देखो सीओपी मैक्सिमम कितना होगा, क्यूएल अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम है। बोलो यस और नो? तो मिनिमम वर्क कितना आ जाएगा, आई थिंक ये भी, अच्छा ये भी कटा हुआ है, ये कुछ करके आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि पूरा सॉल्यूशन पहले से ही लिखा ही हुआ है, ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़ा जाए। चलो उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, फिर से हीट फिर से जो है, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा भाई। यस, कह रहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, फिर से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, रेफ्रिजरेटर का ही क्वेश्चन है। और उसने बोल रखा है हीट ट्रांसफर रेट कंडेंसर में दे रखी है ना? तो यहाँ पे क्यूएल की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो दे रखा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, यानी कि क्यूएल, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है 12,000 किलोजूल पर आवर। तो किलोजूल पर आवर को आप किलोजूल पर सेकंड में तो कन्वर्ट कर सकते हो, इसे 3600 से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा किलोजूल पर सेकंड में। W की वैल्यू दे रखी है आपको 0.75 किलोवाट, कितनी दे रखी है, 0.75 किलोवाट। तो इसको आपने क्या करना है, इसको किलोजूल पर आवर में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है, ये किलोजूल पर सेकंड है, या तो इसको किलोजूल पर आवर में कन्वर्ट कर लो, इसमें 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किलोजूल पर आवर में आ जाएगा, या फिर इसको आप किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 3600 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, ठीक है? उसके बाद सीओपी का फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद सीओपी का फॉर्मूला लगा, दैट इज क्यूएल अपॉन डब्ल्यू। अरे यार, क्यूएल अपॉन डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट इज वेरी सिंपल, बस आपको कुछ नहीं करना था, किलोजूल पर आवर में दे रखा है, किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या किलोजूल पर सेकंड किलोजूल पर आवर में कन्वर्ट कर लो। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था आपको, जब मैंने आपको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ाया था। क्या कॉन्सेप्ट है, फिश फ्रीजिंग प्लांट 40 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 40 टन का कोई रेफ्रिजरेशन प्लांट है जिसमें मछलियों को रखा गया है। द फ्रीजिंग टेम्परेचर इज -35 डिग्री सेल्सियस, टीएल की वैल्यू आपको दे रखी है, और क्यूएल की वैल्यू आपको दे रखी है। क्यूएल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 टन, और मैंने आपको बताया था कि 1 टीआर का मतलब याद रखना 3.5 किलोजूल पर सेकंड होता है। तो जब 1 टन का मतलब 1 टीआर का मतलब 3.5 किलोजूल पर सेकंड होता है, तो बताओ 40 टन का मतलब क्या होगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 इंटू 3.5, तो ये आ जाएगा 140
किलोजूल पर सेकेंड। तो यानी QL की वैल्यू आपको पता लग गई कि 140 किलोजूल पर सेकेंड है, बाकी आगे कुछ इसमें क्वेश्चन के अंदर है नहीं। ठीक है, बस एक चीज और इसमें नहीं दे दी है, ये वाला टेम्परेचर तो आपको दिया ही था माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर सराउंडिंग का ये दे रखा है आपको 30 डिग्री सेल्सियस, ये 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, वो सब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज 20% ऑफ द थियोरेटिकल साइकिल। आपको आइडियल जो आपकी सीओपी आएगी, यहां से आप सीओपी निकाल लेंगे रेफ्रिजरेटर की, दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, तो क्या लिखोगे TL अपॉन TH माइनस TL। तो यहां से जो सीओपी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, आइडियल सीओपी आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में सीओपी कितनी है 20%। तो जो आपकी सीओपी आएगी यहां से आइडियल सीओपी, उसका 20% ले लेना आप, यानी कि 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना जो आइडियल सीओपी आएगी, और उसको फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, देखो यहां से TL की वैल्यू डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन में, और TH को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इसको भी डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्चुअल सीओपी है 20% ऑफ दिस सीओपी मैक्सिमम, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो मैक्सिमम सीओपी कैसे आएगी TL अपॉन TH माइनस TL से, तो ये मैक्सिमम सीओपी आ गई 3.66, लेकिन हमको इसका 3.66 का 20% लेना है। तो 20% का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20%, 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.2, तो 0.2 किसका 3.6 किसका, तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल सीओपी। अब एक्चुअल सीओपी क्या होता है आपका QL अपॉन W, पूरी दुनिया जान गई इसको। अब तो ये हो जाएगा एक्चुअल सीओपी, यहां पर वैल्यू पुट करो, ये QL की वैल्यू अभी आ गई थी 140, तो यहां से W आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 191.2। यस और नो। तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सिंपल हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, पिछले जो पेपर हुए हैं 3-4 पेपर इस सब्जेक्ट के, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं, हमने करा दिए हैं, अगर आएंगे तो आप कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 15 मिनट में इसको भी कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज एयर कंडीशनिंग, व्हाट इज एयर कंडीशनिंग, क्योंकि जो विंडो एयर कंडीशनर है उसकी वर्किंग तो वैसी है जैसी रेफ्रिजरेटर की है सॉरी, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग, आपसे पूछ सकता है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। तो एयर कंडीशनिंग का देखो मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग, तो इट इज द साइमल्टेनियस कंट्रोल, ये साइमल्टेनियसली कंट्रोल करता है किसको, टेम्परेचर को भी, ह्यूमिडिटी को भी, और क्लीनलीनेस को, यानी कि जो जैसे टेम्परेचर की बात करें तो हीटिंग भी कर सकता है, कूलिंग भी कर सकता है, ह्यूमिडिटी यानी कि डिह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, जैसे क्लीनलीनेस मतलब ऑर्डर जो उसका वेंटिलेशन है, फिल्टर करना है एयर को, ये सारे काम एयर कंडीशनिंग के अंदर हम कर पाते हैं। एक्चुअली अभी हम बात कर रहे थे रेफ्रिजरेशन की, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे थे, तो रेफ्रिजरेटर में तो आपने फ्रूट्स को रखना है, वेजिटेबल्स को रखना है, उसमें नमी ज्यादा हो भी जाएगी तो वो तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस रूम के अंदर हैं तो हमको टेम्परेचर तो मेंटेन करना है इस रूम के अंदर जो एयर है, लेकिन उस रूम के अंदर जो एयर है उसको क्या करना है, तो उसको जो एयर है उसको क्लीन भी करना है, उस एयर के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होने चाहिए, उस एयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए, और उसका जो है ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर जो नमी है वो एज पर दी ह्यूमन कंफर्ट होनी चाहिए। नमी यानी कि एयर के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर भी तो मिला होता है जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं, तो मॉइस्चर जो है बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से, वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि कितना होना चाहिए। ठीक है ना, तो रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में यही फर्क है कि रेफ्रिजरेशन में सिर्फ और सिर्फ हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, जबकि एयर कंडीशनिंग में हम टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी को यानी कि मॉइस्चर को भी कंट्रोल करते हैं, एयर के वेंटिलेशन को भी हम कंट्रोल करते हैं, एयर की जितने भी पैरामीटर्स हैं जो होने चाहिए उन सबको हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं इन एयर कंडीशनिंग। एप्लीकेशंस आपको एयर कंडीशनिंग के पता ही हैं, जैसे रेसिडेंशियल में यूज करते हैं, ऑफिस की बिल्डिंग में यूज करते हैं, हॉस्पिटल, सिनेमा, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कंप्यूटर सेंटर, आपके यहाँ जो लाइब्रेरी होंगी वहां पर देखते होंगे आप, कंप्यूटर सेंटर जो लैब वगैरह हैं आपकी कम है कि नहीं है, आपकी हर एक लैब में, कंप्यूटर लैब में, लाइब्रेरी में AC लगी होंगी। तो ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल्स में, कार, बस, फ्लाइट में आपको सब जगह क्या मिल जाएंगे, एयरक्राफ्ट में ये सब मिल जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग के लिए और मेडिसिन वगैरह के लिए सब में जरूरत पड़ती है। नाउ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ड्राई एयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब क्या होता है, और सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या होता है। देखिए ड्राई एयर का मतलब है कि
ड्राई एयर का मतलब है दैट इज द मिक्सचर ऑफ, ड्राई एयर का मतलब है दैट इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सम अदर गैसेस। अगर हम बोल रहे हैं कि ड्राई एयर है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मेनली नाइट्रोजन है। आपको पता ही है 78-79% तो नाइट्रोजन ही होती है। उसके बाद 20% के आसपास ऑक्सीजन होती है। मेनली तो ये दो ही हैं। उसके बाद सम अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सम अदर गैसेस भी होती है, बहुत ही कम होती है, 1% से भी कम होती है। ठीक है, तो इसका जो मिक्सचर होता है उसको हम ड्राई एयर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ड्राई एयर। लेकिन अभी जब हम सांस ले रहे हैं जिस एयर के अंदर, क्या ये ड्राई एयर है? नहीं, ये है एटमॉस्फेरिक एयर। इसमें कुछ वाटर वेपर भी है, यानी कि जो पानी भी है वेपर की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में, और कुछ पॉल्यूशन भी है। तो अगर हम ड्राई एयर के साथ साथ ड्राई एयर यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है इसके अंदर, इसी के साथ साथ अगर इसके अंदर वाटर वेपर भी कुछ मिला हुआ है और पॉल्यूटेंट्स भी हैं इसके अंदर, है ना, पॉल्यूटेंट्स भी हैं, तो वो कहलाएगा आपका एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब होता है उसके अंदर ड्राई एयर के साथ साथ कुछ वाटर वेपर भी मिली हुई है, कुछ वाटर के पार्टिकल्स हैं उस एयर के अंदर, और कुछ पॉल्यूटेंट्स भी हैं। वही लिखा गया है कि एयर इन द एटमॉस्फेयर नॉर्मली कंटेन्स सम वाटर वेपर। उसमें क्या होता है? वाटर वेपर होता है, यानी कि मॉइस्चर होता है। एंड द नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि भाई इसके अंदर जो ये वाटर वेपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होता। ये मेरठ में भी यही रहेगा, दिल्ली में यही रहेगा, हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो ड्राई एयर यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो उतना ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन जो वाटर वेपर है या पॉल्यूटेंट्स हैं ये वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस। बोलो ये सर, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता रहता है। जैसे सुबह के टाइम में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, हो सकता है कि मॉइस्चर कंटेंट यूपी में कुछ हो, दिल्ली में कुछ हो, हिमाचल में कुछ और हो, यस कश्मीर में कुछ और हो सकता है। ऐसी पॉल्यूशन भी अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। दिल्ली में तो आप देख ही सकते हैं कितना ऑड इवन चलाया जा रहा है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, तो लेकिन जो ड्राई एयर है ये फिक्स रहता है, लेकिन जो वाटर वेपर और जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये पार्ट वेरी कर सकता है। ठीक, सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एयर? सैचुरेटेड एयर का मतलब है कि जी जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो जस्ट कंडेंस होने वाला होता है। ऐसी एटमॉस्फेरिक की वो कंडीशन कि जिसके जो उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है वो जस्ट कंडेंस होने वाला है, इट इज अबाउट टू कंडेंस। तो सैचुरेटेड एयर इज एयर, ये वो एयर है दैट होल्ड्स वाटर वेपर एट इट्स हायर लेवल जस्ट अबाउट टू कंडेंस। मतलब मैंने आपको बोला कि भाई जो ड्राई एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में, गैसेस स्टेट में, तो एयर के अंदर एक क्षमता होती है एयर की भी कि भाई कितना वाटर वेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसकी मैक्सिमम क्षमता है। जब वाटर वेपर मैक्सिमम है उसके अंदर, उससे ज्यादा वाटर वेपर एयर के अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो सकता है, वो जस्ट कंडेंस होने वाला है, जस्ट वो कंडेंस होकर के पानी बनने वाला है उसका, वाटर का मतलब जो वेपर की फॉर्म में वाटर है वो क्या बनने वाला है? लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है। ये मेरा मतलब कहने का है, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड एयर। आगे चलें, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी तो समझ आ गया आपको। ड्राई एयर क्या होती है? जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेनली होता है, और एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब है कि उसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट है और उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स भी हैं। सैचुरेटेड एयर का मतलब मैंने बता दिया कि जस्ट कंडेंस होने वाली है, कि इससे ज्यादा वाटर वेपर एयर के अंदर और नहीं आ सकती। ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो मैंने अभी आपको बोला था कि भाई ड्राई एयर के अंदर क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। मान लो कि हमने 1 kg ड्राई एयर लिया, 1 kg ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मास ऑफ, यहां लिख दिया मैंने, दिस इज व्हाट, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, यानी कि mv अपॉन ma। ये क्या है आपका? मास ऑफ ड्राई एयर, और mv क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर। तो 1 kg ड्राई एयर में, 1 kg ड्राई एयर में, रिपीट कर रहा हूं, 1 kg ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जांपल कि हमने क्या लिया, 1 kg ड्राई एयर लिया और इसके अंदर 0.003 kg क्या है?
वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा 0.003 डिवाइडेड बाय 1 kg, यानी kg/kg ऑफ ड्राई एयर, kg/kg ऑफ ड्राई एयर, मतलब कि कितना वाटर, केजी ऑफ वाटर वेपर कह सकते हो। तो केजी ऑफ वाटर वेपर यानी कितना केजी वाटर वेपर प्रेजेंट है पर केजी ऑफ ड्राई एयर। 1 kg ड्राई एयर में कितना केजी वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एक्चुअल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितना मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट रह सकता है, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात समझ में आई? तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम, एक गिवन वॉल्यूम में, एक गिवन, एक सेकेंड, एक गिवन वॉल्यूम में आपने कुछ एक एयर का वॉल्यूम लिया, उसके अंदर एक्चुअल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उसके अंदर मैक्सिमम मास ऑफ वाटर वेपर कितना हो सकता है, उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट आता है आपका साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री मैंने आपको बताया अभी कि भाई हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर ड्राई एयर है यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, प्लस उसके अंदर वाटर वेपर है और उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर इसमें से हम पॉल्यूटेंट्स को हटा दें, इसमें से अगर हम पॉल्यूटेंट्स को हटा दें तो क्या बचा यहाँ पे ड्राई एयर और वाटर वेपर। तो ड्राई एयर वाटर वेपर के मिक्सचर को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर इज द मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड ड्राई एयर। बात समझ में आई? इसमें से पॉल्यूटेंट्स को निकाल दो तो ड्राई एयर और वाटर वेपर बचा जिसको हम मॉइस्ट एयर के नाम से जानते हैं। अब मॉइस्ट एयर की जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर आर कॉल्ड साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। और जिस साइंस के अंदर, जिस विज्ञान के अंदर या साइंस की उस ब्रांच को जिसके अंदर हम साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को डील करते हैं जिस साइंस के अंदर, that is called psychrometry. The science in which we deals with the psychrometric properties is known as psychrometry. बात समझ में आती है कि ड्राई एयर और वाटर वेपर के मिक्सचर को हम मॉइस्ट एयर के नाम से जानते हैं और मॉइस्ट एयर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की स्टडी हम जिस साइंस के अंदर करते हैं उसको हम साइक्रोमेट्री कहते हैं। ठीक है ना? तो डायरेक्ट हो सकता है कि यहां से ये चीजें ना पूछे आपसे। नेक्स्ट आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये दो नंबर में डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, दोनों डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे 2 नंबर में। ठीक है, या कोई एक डेफिनेशन पूछ लेगा। तो हमारे पास 2 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, है ना? एक होता है आपका वेट बल्ब थर्मोमीटर, एक होता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का जो बल्ब है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में कोई वेट क्लॉथ वगैरह नहीं है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर। जबकि जो वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो बल्ब है, इसका जो थर्मोमीटर का बल्ब है, यहाँ पे डैम्प विक रहता है, या हम कह सकते हैं इसको जो है यहाँ पे मॉइस्चर का इफेक्ट रहता है। तो जो ड्राई एयर का टेम्परेचर मेजर करता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, उसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्या बोलते हो? तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखो, द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर हैज बेयर बल्ब। इसका क्या होता है, यहाँ पे ये बेयर बल्ब होता है, यहाँ पे होता है बेयर बल्ब। अब ये जो ये डायरेक्टली एक्सपोज टू द एयर, जब ये डायरेक्टली एक्सपोज टू द एयर में तो जो टेम्परेचर मेजर करता है दैट इज एक्चुअल टेम्परेचर, है ना? और जिसको हम TDB, डीबी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या फिर सिंपली T से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम TWB से लिखते हैं। The bulb of the bulb thermometer is covered by the wick thoroughly wetted by the water, यानी कि ये मॉइस्चर से अफेक्टेड होता है। बात समझ में आ गई आपको? चलो, एक आता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसको भी देख लेते हैं, पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है और यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, ड्राई एयर है प्लस वाटर वेपर है। क्या है आपके पास? यहाँ पे ड्राई एयर है और वाटर वेपर है। देखो टीएस डायग्राम अभी हमने वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम में पढ़ा था, ये है टेम्परेचर और ये क्या है हमारा एंट्रोपी। ठीक है, और वहां पे हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर लाइन आई थी कंडेंसर और इवापोरेटर के लिए, आपको ध्यान होगा। तो करना ये है हमको कि हमारे पास ड्राई एयर है, वाटर वेपर है, इसमें से हीट को रिमूव करना है।
इसमें से हीट को रिमूव करना है। ध्यान रखना प्रेशर रखेंगे कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए यहां से हीट को रिमूव करना है। जैसे चाय का कप आपने यहाँ पे रख दिया, गर्म चाय का कप, और प्रेशर तो कांस्टेंट है, सराउंडिंग प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें क्या होगा, हीट जो है वो रिजेक्ट होगी, होगी कि नहीं। ऐसे यहां पर भी देखो, यहाँ पे ड्राई एयर है, वाटर वेपर इसके अंदर मिला हुआ है। अब जब इसमें से हीट निकालोगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, तो टेम्परेचर कम होगा। जब हीट यहां से निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा। यस और नो, चाय का जब चाय में से हीट निकलती है तो चाय का टेम्परेचर कम नहीं होता है क्या। तो यहाँ पे जब हीट निकालोगे इसमें से इसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे देखो जो प्रोसेस है 1 से 2 हम जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, बोलो यस और नो। ये टेम्परेचर है तो 1 से 2 टेम्परेचर कम हो रहा है। अब टेम्परेचर कब तक कम होता रहेगा, टेम्परेचर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है कम हो रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जब उस टेम्परेचर पे जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ये कंडेंस हो जाएगी, इसकी जो है पानी इसकी जो है कंडेंस होकर के ओस बन जाएगी, ड्यू बन जाएगी। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है उसी को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ड्यू की पहली बूंद, ओस की पहली बूंद बन जाती है, ड्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो हम 1 से 2 गए, टेम्परेचर घटा घटा घटा, टेम्परेचर घटा, जैसे ही हम पॉइंट 2 पर आए तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। तो इसी टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये डायग्राम बना करके आपको जो मैंने बताया है उसको आप छाप सकते हो। ये जो मैंने बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट का मतलब है द ह्यूमन कंफर्ट रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड इट्स सर्कुलेशन। मतलब जो एयर है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से कंट्रोल करना है, उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी वेंटिलेशन, उसका वेलोसिटी की जो एयर की वेलोसिटी है। तो आपको ये दो चीजें याद रख सकते हो, 3 चीजें। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो सो दैट द रिजल्टिंग एनवायरनमेंट बिकम्स ह्यूमन फ्रेंडली। एयर को ऐसे कंट्रोल करो, एयर की प्रॉपर्टीज को, कि वो ह्यूमन फ्रेंडली हो जाए। जनरल ह्यूमन कंफर्ट कंडीशंस आर टू बी मेंटेन्ड इन द रेंज ऑफ, कि भाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% to 60% होनी चाहिए, एयर की वेलोसिटी 5 मीटर पर मिनट से 8 मीटर पर मिनट के बीच में होनी चाहिए। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले ह्यूमन कंफर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। या फिर आप इसको एयर कंडीशनिंग के साथ भी जोड़ करके लिख सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। लास्ट टॉपिक है दैट इज वर्किंग ऑफ विंडो टाइप एयर कंडीशनर। इसकी वर्किंग बिल्कुल ऐसी ही है जैसी रेफ्रिजरेटर की है, क्योंकि इसमें भी वही कंपोनेंट होते हैं चारों। आगे देख लेते हैं, सीधा डायग्राम पे चलते हैं। ये आपका विंडो टाइप एयर कंडीशनर है। 2 तरह की एसी हमारे आप देखते हैं, 2 तरह की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर। एक स्प्लिट एसी होती है जिसका एक हिस्सा रूम के अंदर होता है और एक छत पे या आउटडोर बाहर होता है, दीवार पे हैंग कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट एसी। दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में है विंडो टाइप एयर कंडीशनर, जो कि एक सिंगल यूनिट में होती है, सभी जानते हैं ऐसी होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये बाहर की तरफ होता है और ये वाला हिस्सा रूम के अंदर की तरफ होता है। तो वही लिखा गया कि द विंडो एयर कंडीशनर इज समटाइम्स रेफर टू एज द रूम एयर कंडीशनर भी बोलते हैं, एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड इट इज माउंटेड ऑन विंडो। इसको हम विंडो में इंस्टॉल करते हैं या दीवार को काट के दीवार में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज अ सिंगल यूनिट दैट इज असेंबल्ड इन केसिंग वेयर ऑल द कंपोनेंट्स आर लोकेटेड। एक सिंगल यूनिट होती है जिसमें सारे कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं है। कई बच्चा क्या करता है कि सर आपने तो बताया था, हमने बना दिए, सिर्फ दिखाने के लिए थे ताकि आपको दिख जाए, समझ में आ जाए कि हम इसी की बात कर रहे हैं। तो डायग्राम बनाने वाला ये है, दैट इज वेरी सिंपल डायग्राम। दिस इज एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर दिखने में अलग लगती है, उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, अदरवाइज वर्किंग रेफ्रिजरेटर की तरह है। वहां पे कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े थे हमने, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब एंड इवापोरेटर। वो चारों कंपोनेंट यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। हमने बताया था आपको कि 1 से 2 क्या है आपका, दिस इज कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इवापोरेटर। इवापोरेटर वही हिस्सा होता है जहां पर हमको टेम्परेचर कम करना होता है। ये रूम के अंदर होता है हिस्सा, कैपिलरी ट्यूब और इवापोरेटर रूम के अंदर होगा, क्योंकि इवापोरेटर ही तो क्या करेगा, हीट को खींच के ले जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर को रूम के कम करेगा, ठीक है। कंडेंसर वाला जो हिस्सा होता है बाहर होता है। जब आप देखते हैं कि
ये आप देखते हैं, ये जो होता है ये कंडेंसर वाला हिस्सा होता है, यहाँ से हीट निकलती रहती है। कभी खड़े होकर देखा होगा आपने इधर से, कभी पास हुए होंगे यहाँ से, तो गरम गरम हीट यहाँ से निकलती रहती है। मैंने बताया था आपको कि भाई जब रेफ्रिजरेंट इस कंप्रेसर के अंदर जाता है तो वेपर की फॉर्म में होता है, और कंप्रेसर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है, जहां पर हीट रिजेक्ट हो रही होती है, और पेपर की फॉर्म में ही जाएगा कंडेंसर के अंदर, फिर लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर भी टेम्परेचर भी दोनों कम हो जाएंगे, और यहाँ से कंडेंसर जब आएगा लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में कैपिलरी ट्यूब में जाएगा, और कैपिलरी ट्यूब से जब बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाएंगे, लेकिन इट विल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म। उसके बाद पता है आपको इवोपरेटर में जाता है। इवोपरेटर में क्या होगा, ये हीट को यहाँ से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ये आपका रूम है, इस रूम का टेम्परेचर आपको कम करना है, यहाँ पे जो एयर है, तो यहाँ से हीट इसके अंदर चली जाएगी, और इस रूम की एयर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट आ रहा था वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके इवोपरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज होकर के फिर से कंप्रेसर में चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वही वर्किंग है जो रेफ्रिजरेटर की थी, बस दिखने में थोड़ा अलग है। एक दो कंपोनेंट इसके एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे ये तो मैंने बता दिया, कंप्रेसर पहले की तरह, कंडेंसर, देन उसके बाद थ्रोटलिंग एक्सपेंशन वाल्व यानी कि कैपिलरी ट्यूब, उसके बाद इवोपरेटर। उसके बाद ये कुछ और एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, जैसे कि फिल्टर ड्रायर इसके अंदर होता है, दैट इज यूज्ड टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के उसमें से क्या करता है, मॉइस्चर को निकालता है। एक ड्रेन पैन होता है, आपने देखा होगा, पानी इकट्ठा होता रहता है और फिर वो बाहर डिस्चार्ज होता रहता है, तो वही ड्रेन पैन का काम वही होता है। द ड्रेन पैन इज यूज्ड टू कंटेन द वाटर that condensate from the cooling coil and is discharged out to the outdoor। उस पानी को बाहर निकालता रहता है, तो that is the function of drain fan। एक प्रोपेलर फैन होता है जो कि यूज किया जाता है एयर कूल्ड कंडेंसर में, टू हेल्प मूव द एयर मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ द कंडेंसिंग कॉइल। जो कंडेंसिंग की कॉइल होती है जिनके अंदर रेफ्रिजरेंट चलता रहता है, उसके सरफेस पे एयर के मॉलिक्यूल्स को ये मतलब घुमाता रहता है, उसके फ्लो कराता रहता है। फैन जो है, फैन चलेगा तो एयर जो है वो थोड़ा सा उसका सर्कुलेशन बना रहता है। एक होता है आपका फैन मोटर, इसमें लोकेट रहता है यहाँ पे। इट हैज द डबल शाफ्ट, इसमें डबल शाफ्ट होती है, जिसमें जो अंदर वाला जो ब्लोअर होता है वो भी कनेक्ट रहता है, और जो आउटडोर वाला प्रोपेलर फैन होता है वो भी इसी से जुड़ा रहता है। तो अकेला जो मोटर फैन है वो दोनों को घुमाता है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एसी का स्पेसिफिकेशन। जब भी आप मार्केट में जाते हो कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप क्या बोल के खरीदते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, आपको एक एलईडी बल्ब लेके आना है, आप मार्केट में जो शॉपकीपर से क्या बोलोगे कि एक एलईडी बल्ब दे दो, दे देगा उठा के वो? बोलो, आपने बोला एक एलईडी बल्ब चाहिए, क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने वॉट का एलईडी बल्ब चाहिए। वो पूछेगा आपसे, आप बताओगे उसको कि मेरे को 50 वॉट का या 25 वॉट का एलईडी बल्ब चाहिए। तो जब आप एसी खरीदने जाओगे तो उसका कैसे स्पेसिफाई करोगे, तो अ विंडो एयर कंडीशनर इज नॉर्मली स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स, है ना। जैसे उसकी कैपेसिटी, आप बताओगे कि मेरे को 1 टन का चाहिए, 1.5 टन का चाहिए, या 2 टन का चाहिए, ये इसका एक स्पेसिफिकेशन है। दूसरा, ओवरऑल डायमेंशंस, उसकी डायमेंशंस क्या होने चाहिए, है ना, उसकी जो डायमेंशंस है वो आप बता सकते हो। उसकी पावर सप्लाई एसी 220 टू 240 वोल्ट्स, उसका कंट्रोल जो है वो साइट कंट्रोल होना चाहिए या फिर रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। तो हमने पूरी यूनिट को, कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लिया है एक सिंगल वीडियो में, और कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। और ये हो चुका है हमारा 142, है ना। 10 मिनट फालतू हो गए, हमने कोशिश कर रहे थे कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने 5 न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना, और कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है। पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 3 हमने कवर कर लिया है। 1 घंटा 40 मिनट में अगर आपको 15-20 नंबर मिल जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो बाकी और भी सब्जेक्ट के जो रिवीजन वीडियो हैं हमारे, वन शॉट वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट हमने आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी है। बाकी देखते हैं, इसकी 2 यूनिट और बची हुई हैं एफएमए की, अगर समय मिला तो उनको भी हम देंगे। अदरवाइज उसके जो लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको नीचे मिल जाएगी।
और इस सब्जेक्ट के नोट्स आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं कई बार इनको शेयर कर चुका हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल की 5 यूनिट। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, जो कम्युनिटी हमारा ग्रुप है उसमें भी मैं कई बार पोस्ट कर चुका हूं, और एक बार फिर से कर दूंगा। अभी एग्जाम आ रहे हैं आपके। एप्लीकेशन वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी भी तरह की अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे के साथ, है ना, तो स्क्रीन पे ये नंबर चल रहे हैं। पहला जो नंबर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको सेव कर लीजिए। ये मान करके चलिए कि आप लोग जब तक पास आउट होंगे उसके बाद भी आपको ये नंबर हेल्प करेगा। अभी 1-2 नंबर हम और रिलीज करने वाले हैं, है ना। 1-2 नए नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जब कॉल आती हैं तो एक फ़ोन से काम नहीं चल पाता है। तो दूसरा नंबर भी एक चल रहा है अभी स्क्रीन पर, आप वो भी देख सकते हैं। इसको जो है गुलशन सर कई बार देखते हैं इसको नंबर को। बाकी और 1-2 नंबर आपको मिलेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, इमीडिएट रेस्पॉन्स आपको मिले, इमीडिएट सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है जी। तो चलो आप लोग पढ़ाई करते रहो, और एग्ज़ाम आपके एकदम नज़दीक हैं, तो जितना भी मतलब स्ट्रेटजी बना करके, प्लानिंग बना करके आप लोग पढ़ाई करो, टाइम को एकदम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो। ये मान करके चलो कि एग्ज़ाम तक हमको पूरी मेहनत करनी है, और उसके बाद थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम्स अगर अच्छे चले जाएंगे तो मौज मस्ती करने का ज़्यादा मन करेगा, और करनी भी चाहिए, है ना। तो एग्ज़ाम अगर ख़राब हो गए तो फिर थोड़ा सा मन नहीं करता है मौज मस्ती का। तो बढ़िया से मेहनत करो, हमसे जो भी हेल्प चाहिए। ये नंबर है आपका, कौन, एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ। 7455961284। दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।